वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है। जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों इसके अंदर के बारे में, तो आप सभी लोग देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो, पहले सिलेबस आपको समझाया गया है, उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और आप सभी लोग इस बात से भी परिचित होंगे कि आने वाले समय में यूपी टेट वही करवाएगा। तो निश्चित तौर पे यूपी टेट का सिलेबस भले ही आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिल सके, लेकिन जो पेडागोजी, जो सीडीपी वहां पे आती थी वही सीडीपी सेम रहेगी। ठीक है, तो कुछ बच्चा कह रहा था कि भैया आपने जो बुक वगैरह बताई थी उस बुक को ना लें, तब मित्रों वही उसी बुक से कंटेंट आएगा। हो सकता है किसी टॉपिक को फेरबदल कर दिया जाए, बस यही होगा। ऐसा थोड़ी एक पूरे पेडागोजी की किताब को ही चेंज कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स आप जरूर मेंटेन करते चलिएगा। आज यह जो है 6ठी क्लास है शायद, है ना। आज मैं केवल एक टॉपिक को लेकर के आया हूं, चिंतन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है चिंतन क्या होता है, चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, स्वालीन चिंतन क्या होता है, यथार्थवादी चिंतन क्या होता है। इन तमाम बातों पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा, जिससे हम और भी परिश्रम और भी अधिक ताकत के साथ आपके लिए अहर्निश परिश्रम कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं चिंतन क्या होता है। जब कहा जाता है कि आपको कोई किसी समस्या को लेकर के आप फंस जाते हैं अपने जीवन के इस भंवर में, तो आपको चिंतन करना आवश्यक होता है। वही चिंतन जिस चिंतन से आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं, वही चिंतन जिस चिंतन से आप ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, वही चिंतन जिससे आप संसार के भवसागर से पार होने की कामना करते हैं, उसी को चिंतन कहते हैं। आइए समझते हैं वह चिंतन मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या होता है। मित्रों, चिंतन की बात करें तो बिल्कुल सेम, बहुत छोटा सा परिभाषा है कि समस्या समाधान के लिए मन में जो उत्पन्न विचार होते हैं वही चिंतन होता है। जैसे कि आप यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके मन में पहला विचार आता है कि यूपी टेट की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी बुकें चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि यूपी टेट बेस्ट बुक, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाता है और आप निशांत ज्ञान की वीडियो से परिचित होते हैं और पढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा आता है कि हम किस तरीके से ओएमआर सीट पर पेपर होगा तो कैसे इसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। तो विशेष तौर पे जब आपको टारगेट कोई मिलता है, जब आपको कोई समस्या मिलती है, उस समस्या को समाधान के लिए आपके मन में ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती है, अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन चलता है, अर्थात विचारों का एक तूफान चलता है। उसी विचारों के तूफान को नाम दिया जाता है थिंकिंग का और उसी विचारों के तूफान को हम चिंतन कहते हैं।
हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान के लिए मन में जो उत्पन्न विचार होते हैं वही चिंतन होते हैं। मैं पूरी भूमिका के साथ और पूरी ताकत के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और निश्चित तौर पे चिंतन से एक भी प्रश्न आपका अगर बाहर चला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी प्रश्न छूट सकता है। तो चिंतन आपने समझ लिया। अब देखिए, बात करते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में। चिंतन मित्रों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वलीन चिंतन, स्वलीन, स्व माने अपने, लीन माने लीन, अपने में लीन जो चिंतन होता है उसे हम कहते हैं स्वलीन चिंतन। एक चिंतन होता है यथार्थवादी चिंतन, जिसे यथार्थवादी का मतलब होता है जो चीज आपके सामने हो ऐसा चिंतन करिए जो आपके सामने यथार्थ हो, अर्थात वह दिखाई दे। ठीक है, उसे कहेंगे यथार्थवादी। और स्वलीन चिंतन का मतलब जो अपने में लीन चिंतन हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो, वह कहते हैं स्वलीन चिंतन। स्वलीन का मतलब अपने में लीन चिंतन, इससे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे उदाहरण यहां पर मैंने लिखा है, ऐसा चिंतन जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, ऐसा कहते हैं स्वलीन चिंतन। जैसे आप भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, भगवान को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई एक सत्ता है जो हमें और आपको जो है टारगेट कर रही है, हमें और आपको चला रही है। मैं भी आस्तिक हूं, मैं भी ईश्वर में विश्वास करने वाला हूं, और आप भी अगर हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपसे बताता हूं कि स्वलीन चिंतन का मतलब वास्तविकता से परे हो, अर्थात वास्तविकता से उसका कोई मतलब ना हो। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे कि मैं बचपन में था, दो तीन बच्चे जब बचपन में भौकाल मारते हैं, तो एक भौकाल मार रहा था कि हमारे खेत में जो है पानी नहीं बरस रहा था। तो हमारे पापा ने लग्गी लेकर के जो है किसी आसमान को एक बार हिला दिया, उसके बाद उसमें छेद हो गया। छेद होने के बाद पानी गिरने लगा, हमारा खेत भर गया, हम लोग धान बैठा लिए। उसके बाद नीचे से मट्टी उठाए हमारे पापा, उसके बाद इसे फेंक दिए, वो चपक गया, बरसात बंद हो गया। ये रियलिटी में बता रहा हूं। हम 3-4 बच्चे थे बचपन में, एक बच्चा हमसे भौकाल मार रहा था, और उस समय हम छोटे थे, शायद इसे हम सही समझ रहे थे, और घर आकर के अपने पापा से हम भी कहे कि आप भी 2-3 सीढ़ी जोड़ करके आसमान में छेद करके बरसात तो करवा ही सकते हो। इसे कहते हैं स्वलीन चिंतन, अर्थात अपने में लीन चिंतन। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, और यह कभी वास्तविक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे स्वलीन चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का मतलब वास्तविकता से जिसका परिचय हो, वास्तविकता से संबंधित जो चिंतन होता है। जैसे कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी टेट की तैयारी के लिए बेस्ट बुकों का कलेक्शन करके आप 2-2, 4-4, 6-6 घंटे डेली प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप यूपी टेट भी पार करेंगे, और निश्चित तौर पर अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हुए एक दिन प्राथमिक शिक्षक में एक पद लेकर के अपने घर और परिवार का नाम रोशन जरूर करेंगे। यह होता है यथार्थवादी चिंतन, ऐसा चिंतन जिसका वास्तविकता से परिचय हो, और वह चिंतन कभी व्यर्थ नहीं जाता है जब हम चिंतन करते हैं अपने भविष्य के लिए। ठीक है, इसे कहेंगे यथार्थवादी चिंतन। मित्रों, चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, जिसके और आगे जो है आपको इसका विस्तृत रूप आपको आगे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, लेकिन चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं जो आपको जानना चाहिए। एक होता है मूर्त चिंतन। क्या होता है? मूर्त चिंतन, जिसे हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप यहां पर लिख दीजिएगा, मूर्त चिंतन के आगे आप करके लिखिएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन को हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई समस्या आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाए, तब जाकर के आप उसके बारे में चिंतन करें। ये ऐसे चिंतन को हम मूर्त चिंतन बोलते हैं। ऐसे चिंतन को क्या बोलते हैं? मूर्त चिंतन। ऐसा छोटे बच्चों में होता है, 2 साल से 7 साल के बच्चों में ऐसा चिंतन होता है। जब कोई समस्या सामने आ जाती है तभी उस समस्या का विचार करते हैं, इससे पहले उन्हें उस समस्या के बारे में कोई मतलब ही नहीं होता है। हालांकि उन्हें ऐसी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मूर्त चिंतन का मतलब आप समझ गए, जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हो। जैसे मैं उदाहरण, मूर्त चिंतन के बारे में आपने समझ लिया, जब कोई समस्या आपके सामने दिखाई दे, अर्थात समस्या के वर्तमान पर ही ध्यान देना, उसके भविष्य पर ध्यान न देना, इसे कहते हैं मूर्त चिंतन। जैसे कि अगर आप जो है कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप केवल 10वीं तक ही सीमित हैं, आप 12वीं को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम 12वीं में ऐसा करेंगे। कोई बच्चा बीएड या डीएलएड कर रहा है, केवल बीएड डीएलएड पर ही ध्यान दे रहा है, वह अपने भविष्य पर फोकस नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे मूर्त चिंतन। वह मूर्त चिंतन केवल कर रहा है कि हमें वर्तमान को बेहतर करना है, भविष्य से उसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो उसके सामने समस्याएं हैं, अभी आपके सामने समस्या है यूपी टेट को लेकर के, तो आप अभी जो है यूपी टेट के, आपके सामने समस्या आ गई ना यूपी टेट, अब जो है आप यूपी टेट के लिए मतलब कि तैयार होने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप यही यूपी टेट के लिए 6-7 महीना
पहले ही तैयार होते तो आज कुछ और स्थिति होती। अभी जो बच्चा यह वीडियो देख रहा है उसके लिए बेहतर है, लेकिन जो बच्चा यह वीडियो यूपी टेट के 10 दिन पहले देखेगा वह कहीं ना कहीं मूर्त चिंतन का शिकार होगा, ठीक है, क्योंकि उसे भविष्य की जानकारी, भविष्य से कोई मतलब नहीं था, उसके सामने तत्कालीन यूपी टेट को लेकर के समस्या आई, इस वजह से वह जो है ऐसा हुआ। तो उम्मीद करता हूं मूर्त चिंतन के बारे में आप समझ गए होंगे मूर्त चिंतन क्या होता है। आगे बात करते हैं मित्रों अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं प्रत्यत्तात्मक, ठीक है, प्रत्यत्तात्मक चिंतन। ऐसा चिंतन जो हमें दिखाई न दे, ऐसा चिंतन, ऐसी समस्याएं जो हमें दिखाई न, चिंतन नहीं, चिंतन तो कभी नहीं दिखाई दे, ऐसी समस्याएं जो हमें दिखाई न दे, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से सचेष्ट हो जाएं। ऐसा कोई समस्या जो आने वाला है हम उसे पहले से ही भांप जाएं कि भैया ऐसा होने वाला है, हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है, हमें पता है सुपर टेट में जो है बहुत बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी और जीएस वगैरह तैयार करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, तो हम भाप गए हैं कि सुपर टेट में हमें जीएस तैयार करना पड़ेगा, तो हमने अभी से कक्षा 6 से लेकर के, तो इसका मतलब अभी से आप जो है तैयारी प्रारंभ कर दी है जनरल नॉलेज की। इसे कहेंगे अमूर्त चिंतन। आपके सामने समस्याएं ना दिखाई दे, आपके सामने वैकेंसी ना आए, उससे पहले ही आप उस वैकेंसी के लिए तैयार हो जाएं। जब आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी तब तो आपके सामने आ गई ना वो समस्या तो आपके सामने आ गई। जब आपके सामने वैकेंसी नहीं है तब भी आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, तब भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसे कहेंगे अमूर्त चिंतन। जिसे बिना समस्या को देखे ही उस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हो जाए, उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मूर्त चिंतन में क्या होता है, समस्या आपके सामने होती है तब आप तैयारी प्रारंभ करते हैं। अमूर्त चिंतन में क्या होता है, समस्या आपके सामने होती नहीं है, आप समस्या को भांप जाते हैं, समस्या को भांपने से पहले, समस्या को आने से पहले ही तैयारी अपना प्रारंभ कर देते हैं, इसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष। अगर मैं आपके सामने से हट गया, अगर मैं आपके सामने से हट गया तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, ये अमूर्त है, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यतात्मक है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने इस समय बोल रहा हूं अर्थात मैं मूर्त अवस्था में हूं, अर्थात मैं प्रत्यक्ष अवस्था में आपके सामने हूं। इसी का सीधा सीधा मतलब चिंतन से लगा लीजिएगा, ठीक। काल्पनिक चिंतन, ऐसा चिंतन जिसमें हम केवल कल्पना करते हैं। कल्पना का मतलब क्या होता है, कल्पना का मतलब यही होता है ना, हम प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या होता है। एक कक्षा 8वीं में जब हम थे, अगर मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता तो क्या होता, ठीक है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, इस पर हमें निबंध लिखना होता था। हम बहुत बड़ा बड़ा निबंध लिखते थे, बहुत बड़े बड़ी फेंकते थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं काल्पनिक चिंतन, ठीक है। ऐसी कल्पनाएं करनी भी चाहिए क्योंकि आप भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो ऐसी कल्पनाएं बच्चों के अंदर जागृत भी होनी चाहिए, इसे काल्पनिक चिंतन का नाम देते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब कोई समस्या आपके सामने आ जाए, उस समस्या पर तर्क और वितर्क दोनों हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूं, अगर मैं YouTube पर कार्य कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे मैं YouTube के किसी भी वीडियो को अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, तो जरूर सोचता हूं कि इस वीडियो में अगर मैं इस तरीके का बदलाव करता हूं, अपने लैंग्वेज में इस तरीके का बदलाव करता हूं, तो बच्चों का रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा, हम कुछ बेहतर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं बोलता तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स और अलग मिलता, तो और अलग जगह पे होता। तो हर एक समस्या को लेकर के अगर आप तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या नहीं होगा, इसे हम कहते हैं तार्किक चिंतन। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब परिचित होंगे, केवल मूर्त और अमूर्त को बताने की आवश्यकता थी। मूर्त का मतलब जो ऐसी समस्या जो आपको दिखाई दे तब उस पर आप चिंतन करें, उसे मूर्त चिंतन कहेंगे। ऐसी समस्या जब आपको कोई समस्या दिखाई न दे तब भी आप उसके लिए प्रयासरत हो जाए, इसे कहेंगे अमूर्त चिंतन। आगे बात करते हैं यथार्थवादी जो चिंतन है, जिसका वास्तविकता से संबंध है। ये चिंतन के सामान्य प्रकार हैं। अब आपने देखा एक स्वलीन चिंतन है, एक यथार्थवादी है। अब यथार्थवादी चिंतन के कुछ प्रकार हैं। यथार्थवादी चिंतन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में 100% आता है, सीटेट में तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यथार्थवादी चिंतन का वास्तविकता से परिचय होता है। सबसे पहला अभिसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन। दूसरा है अपसारी चिंतन। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। अभिसारी का मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, ढेर सारे ज्ञान,
आपने अभिसारी किरण और अपसारी किरण को पढ़ा होगा, ठीक है। आपने अभिसारी और अपसारी का मतलब पढ़ा होगा। अभिसारी का मतलब होता है दूर से ढेर सारी किरणें आ रही हों और एक जगह पर मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभिसारी, ठीक है। दूर से किरणें बहुत ज्यादा आ रही हों और एक जगह पर मिल जाए तो उसे कहेंगे अभिसारी। और किरणें एक जगह से निकले और बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाए, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ढेर सारी किरणें आ रही हैं और इस तरीके से एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, इसे कहेंगे अभिसारी, ठीक है। और जब अपसारी का मतलब, अप मतलब फैलाव, अप माने बहुत ज्यादा फैलाव, ठीक है। जब एक ही बिंदु से इस तरीके से किरणें निकल जाएं उसे कहेंगे अपसारी, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इसमें समस्याओं का केवल एक ही समाधान होता है। क्या होता है? आप लिखिएगा, इसमें समस्याओं के समाधान का केवल एक ही विकल्प होता है। एक समाधान नहीं, एक ही विकल्प होता है, ठीक है। इसमें समस्याओं के समाधान का केवल एक ही विकल्प होता है। उदाहरण के तौर पे आप लिखिएगा, उदाहरण के तौर पे आप लिखिएगा, भारत देश की राजधानी कहां है? अगर आप बच्चे से पूछेंगे भारत देश की राजधानी कहां है, तो बच्चा एक ही उत्तर दे देगा कि भारत देश की राजधानी जो है नई दिल्ली है। इसके अलावा इसका कोई उत्तर है? जब किसी भी समस्या का एक ही समाधान हो, केवल और केवल एक समाधान, उसे बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभिसारी का मतलब जब किसी समस्या का केवल एक ही विकल्प हो, जब किसी समस्या का एक ही समाधान हो, उसे हम अभिसारी बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं भारत देश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आपके पापा का क्या नाम है, तो आपका एक ही उत्तर होगा, ठीक है। आपके पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, महेश कुमार है, तो एक ही उत्तर होगा, ठीक है। तो वन फैक्ट जिसमें एक ही समाधान हो उसे हम अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण भी लिख लीजिएगा और उसके बाद अभिसारी की परिभाषा भी लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत। एक प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा आता है। इसके जो प्रश्न होते हैं वो किस आकार के होते हैं? इसके प्रश्न जो है बंद आकार के प्रश्न होते हैं। बंद आकार के प्रश्न। बंद आकार के प्रश्न का मतलब इसे ही अभिसारी में ही, अभिसारी के जो प्रश्न होते, जो समस्याएं होती हैं, वो बंद आकार की समस्याएं होती हैं। बंद आकार की समस्याओं का मतलब ऐसी समस्या जिसका बंद हो, मतलब एक ही समस्या हो, एक ही समाधान हो, उसे बंद आकार बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं भैया क्लोज इंडेड। क्या बोलते हैं? क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ऐसी प्रश्न जिसके केवल एक ही विकल्प हो, ऐसा क्वेश्चन जिसका एक ही विकल्प हो, क्या बोलेगा? क्लोज इंडेड बोलेगा, बंद आकार बोलेगा। और यह बंद आकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अभिसारी में आते हैं, क्योंकि इसका एक ही समाधान होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना भैया? ठीक, चलिए बात करते हैं अपसारी की। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए ढेर सारे विकल्प आपके सामने होते हैं, ढेर सारे विकल्प, ठीक है, ढेर सारे विकल्प होते हैं। अभिसारी में केवल एक विकल्प होगा, एक ही उत्तर होगा। लेकिन अपसारी फैलाओ, अपसारी फैलाओ, फैलाओ फैलाओ मतलब बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, एक ही स्थान से ढेर सारी किरणें निकल रही हैं, एक ही मस्तिष्क से ढेर सारे विचार निकल रहे हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? अपसारी होते हैं। अपसारी मतलब फैलाओ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या किसी बच्चे को खड़े करके आप पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, लखनऊ की विशेषताओं का वर्णन करिए। क्या इसका एक उत्तर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है? इसका एक उत्तर नहीं है। बच्चा बताएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में जो है इकाना स्टेडियम स्थापित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट भी स्थित है, हाईकोर्ट का खंडपीठ स्थित है। तो वो बताएगा। इसके ढेर सारे उत्तर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बहुत स्वच्छ नगर है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं? इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर लिखिएगा नीचे, ठीक है। और उदाहरण आप जरूर लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विशेषताओं का वर्णन करिए। उत्तर लिखिएगा कि इसके वर्णन में ढेर सारे विकल्प आपको मिलेंगे। कौन कौन से विकल्प? जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में सचिवालय है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री जी का आवास है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का
एक स्वच्छ नगर है। जब हम विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो हमें ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात इसका एक खुला प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसके चिंतन में आप बहुत सारी चिंतन कर सकते हैं, ढेर सारे विचार आपके मन में आ सकते हैं। यह बंद आकार का नहीं होता है, यह खुला आकार का होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों आलोचनात्मक चिंतन के बारे में। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? बहुत बेहतरीन तरीके से आप शब्द से ही परिचित हैं। किसी समस्या के समाधान में उसके गुण एवं दोषों दोनों का चिंतन करना क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अर्थात आलोचना का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो है केवल और केवल उसके गुणों उसके दोषों का ही वर्णन करिए। कहा नहीं जाता है कि उसकी आलोचना कर दिया। ये देसिया भाषा में जो चीजें समझ नहीं पाते हैं वो यही कहते हैं ना कि उसकी आलोचना हो गया। आलोचना का मतलब ये नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति की अगर आलोचना कर रहे हैं, उसके गुण और दोष दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक चिंतन यही होता है, किसी समस्या के समाधान में उसके गुण एवं दोषों दोनों का चिंतन करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत देश में अंग्रेजों के बारे में आप आलोचनात्मक चिंतन करिए, बच्चे से कहिए। तो बच्चा अगर जानकार होगा आलोचनात्मक चिंतन आप बच्चे को बताए होंगे तो बच्चा आलोचनात्मक चिंतन करेगा। एक तो यह है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने आकर के हमें लूटा, एक उसके दोष बताएंगे और इसके गुण क्या है। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश से राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त किया। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश को एकत्रित करने का कार्य किया। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश को इतने अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत किया देश को। अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल लाया। ठीक है, तो इसके गुण बताएंगे हम। अंग्रेज ना होते तो क्या होता? ठीक है, संविधान का निर्माण ही नहीं होता, राजशाही शासन व्यवस्था हमारे पूरे देश में चल रही होती, तो ढेर सारे आज हमारा देश एक खंड नहीं होता, एकत्रित नहीं होता, कई टुकड़ों में विभाजित होता हमारा देश। ऐसा लेकिन कई प्रयास हमारे लोगों ने किया। वो लोग तो बांट के ही गए थे, लेकिन हमारे लोगों के प्रयास के द्वारा आयरन मैन परम पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के प्रयास के कारण ही आज हमारा देश एकत्रित है। नहीं तो वो लोग तो बढ़ा के ही गए थे ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी कुछ गुण रहे हैं जो देश के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। इसे आप मानिए, यही आलोचनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने चिंतन को समझ लिया है, चिंतन क्या होता है। और मैं इस वीडियो को छोटा ही रखा क्योंकि इसमें केवल आपको चिंतन ही समझाना था। आपसे एक चिंतन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, देखिए समस्या समाधान के लिए जो विचार आते हैं वो चिंतन कहलाता है। चिंतन के दो प्रकार होते हैं, स्वलीन और यथार्थवादी। स्वलीन चिंतन का वास्तविकता से कोई परिचय नहीं होता है। यथार्थवादी चिंतन का वास्तविकता से परिचय होता है। उसके बाद चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार मैंने बताए, मूर्त, अमूर्त, काल्पनिक और तार्किक। मूर्त में जो समस्या आपको सामने दिखाई दे तब जाकर के आप उसके बारे में विचार करें, वो मूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का मतलब जब समस्या को पहले से ही आप भांप जाएं और उसके लिए प्रयासरत हो जाएं, वो इसके लिए चिंतन करने लगे तो अमूर्त चिंतन हो गया। उसके बाद काल्पनिक चिंतन, जिसका जैसे कल्पना करें, है ना। उसके बाद तार्किक चिंतन, तार्किक में तर्क करें, तर्क वितर्क के माध्यम से किसी चीज को हम एब्जॉर्ब करें, है ना। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार मैंने बताए। एक है अभिसारी, इसमें जो है क्लोज एंडेड होता है, अर्थात किसी समस्या का एक समाधान होता है, उसे हम अभिसारी बोलते हैं। अपसारी, जब समस्या के समाधान के ढेर सारे विकल्प आपको दिखाई दे तो अपसारी होता है। जैसे इसमें मैंने उदाहरण बताया कि भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली, इसमें केवल एक विकल्प होगा। इसमें मैंने कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विशेषता बताइए, तो बच्चा ढेर सारी विशेषताएं बता देगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम क्लोज एंडेड कहते हैं क्योंकि एक ही विकल्प होगा, फैक्चुअल होगा। जैसे भारत देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, उसका एक ही विकल्प है। नई दिल्ली के अलावा हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, अर्थात यह अभिसारी है। अपसारी में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को ढेर सारे विकल्प होते हैं, हम बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं, ये अपसारी होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? जब किसी समस्या पर हम उसके गुण और दोषों दोनों का चिंतन करते हैं, उसे हम आलोचनात्मक चिंतन बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि अंग्रेजों ने भारत पे राज्य किया, इसकी आलोचनात्मक चिंतन करिए, अर्थात अंग्रेजों ने हमें क्या दिया और हमसे क्या लिया, इसके गुण और दोषों दोनों की विवेचना हम करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको तनिक भी ये नहीं लगा होगा कि आपका मैंने समय जाया किया, और धीरे धीरे एक कड़ी आगे बढ़ती रहेगी और निश्चित तौर पे
ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 वीडियो के बाद आपके जो है सिद्धांत शुरू हो जाएंगे, अधिगम के सिद्धांत, जो कि यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मनोविज्ञान जो होता है, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, ये सब मैं आगे बताऊंगा जब मनोविज्ञान की शुरुआत करूंगा, ठीक है। ये अभी मैं सीडीपी की शुरुआत किया हूं, तो सीडीपी के कुछ बेसिक्स जो है उसे मैं कंप्लीट करने के बाद जो है आपके जो अधिगम के सिद्धांत है उसे कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद आपके जो मनोविज्ञान के कुछ बेसिक पॉइंट हैं उसे मैं कंप्लीट करते हुए पूरे सीडीपी को यूपी टेट सिलेबस से समाप्त कर दूंगा, ठीक है। 3, 4, 5 वीडियो के बाद आपके जो है अधिगम के सिद्धांत शुरू हो जाएंगे, जहां से क्वेश्चनों की धुआंधार शुरुआत आपकी यूपी टेट में होती है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिद्धांतों की तुलना में यहां से क्वेश्चन कम आते हैं। आपसे अभिसारी और अपसारी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि चिंतन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते, क्या कैसे कौन होता है, आपको पूरी जानकारी मैंने दिया। आखिरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर मेरे बाल जो है थोड़े से अटपटे दिखाई दे रहे हो, उसका मतलब था कि मैंने टोपी लगाया था, और जब वीडियो बनाना शुरुआत किया तो हमारे सामने एक लड़का बैठा था, उसने कहा टोपियाँ नहीं अच्छी लग रही है, उतार दीजिए, तो मैंने उतार दिया, ठीक है। बाल इधर उधर मुड़े लग सकते हैं क्योंकि भैया ठंडी है, ठंडी से बचाव के लिए आप भी टोपी जरूर पहनिए। बाल बिखरा करके आप अक्षय कुमार बनने का प्रयास करेंगे तो समस्याएं आपके सामने आएंगी, क्योंकि हम और आप हैं गाँव के, और एसी में तो रहते नहीं हैं, हम लोग घूमते हैं बाहर, और ठंडी लग जाएगी तो आप हो जाएंगे परेशान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी, और हमारा जो थोड़ा थोड़ा निर्देश होता है आप उसका भी पालन करेंगे। आपका छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, जो भी हूं, लेकिन प्रयास है कि आप अपने आत्मियों का लगातार मैं सहयोग करता रहूं और उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करता रहूं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर। सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।